नमस्कार, मैं अजय आशीर्वाद वायर की इस चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड की और झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक गतिविधियां घटी हैं उसके बारे में। राजनीतिक गतिविधियां ऐसी रही झारखंड में जो कि सिर्फ झारखंड के बारे में ही नहीं बल्कि देश का जो राजनीतिक परिवेश है उसका भी एक प्रतिबिंब है। हमने कई कई दिनों से हम सुन रहे थे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो लगातार उनको नोटिस भेजता रहा है, मगर लगातार हेमंत सोरेन ने उन नोटिसेस को पॉलिटिकल वेंडेटा की ये राजनीतिक तरीके से उनको साइडलाइन करने के लिए करा जा रहा है, ये कहकर उन्होंने ईडी समन्स जो है उसको बहुत दिनों तक अवॉइड किया। मगर ईडी ने जिस तरीके से हमने देखा कि जनवरी 30 तारीख को उनके दिल्ली के जो घर पे छापा डाला और छापा मार कर उन्होंने 36 लाख रुपए पब्लिक डिस्प्ले में रखा और ऐसा उन्होंने कहा कि एक BMW कार है जो बेनामी कार है, मगर वो हेमंत सोरेन उसे ओन करते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स पाए गए और उसको कैमरा के सामने रखा। उसके बाद हेमंत सोरेन ने इन बातों को खारिज किया कि वो ना वो पैसे भी उनके नहीं हैं और वो कार भी उनका नहीं है। लेकिन उन्होंने हेमंत सोरेन ने ये कहा कि वो ईडी की जो जांच है उसमें और वो अपनी जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग है वो जनवरी 31 को करेंगे। और जनवरी 31 को हुआ क्या, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, 8 घंटे के सर्च के बाद ईडी ने उन्हें कहा कि उनको वो अरेस्ट करेंगे। और उसके बाद ये बातें पूरे ही राजनीतिक पटल पर छा गई कि हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार होने वाले थे तो सारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से सारे विपक्षी नेताओं को एक तरीके से ख़त्म कर देने की ये साजिश है केंद्रीय सरकार की, यानी कि मोदी सरकार की, और कैसे एक एक करके अपोजिशन लीडर को टारगेट किया जा रहा है। वो बात एक तरफ है, मगर हेमंत सोरेन की जो जनवरी 31 को गिरफ्तारी हुई, वो देश के अब ऐसे हो गए हैं कि बहुत पहले चीफ मिनिस्टर है जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, और इससे ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि देश के दूसरे मुख्यमंत्री जिनको ईडी गिरफ्तार कर सकती है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे पहले, भूपेश बघेल, जस्ट चुनाव से पहले ही उनको घेरे में लिया गया और उनके खिलाफ एलिगेशन ईडी ने ये लगाया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जिनके खिलाफ ईडी ने अपनी जांच कर रखी है। हालांकि ये अलग बात है कि ईडी के जो कन्विक्शन रेट है वो 1% से भी कम है, और 95% जो उनके जो केसेस जो लास्ट 10 सालों में हुए हैं वो ज़्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हुए हैं। और उसी से ये माहौल बना कि क्या ईडी का मिसयूज़ हो रहा है, क्या केंद्रीय सरकार जो है वो ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसी को विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने के लिए आगे कर रही है, क्या एक उससे मिसयूज़ किया जा रहा है, क्या चुनाव, क्या अपने राजनीतिक गेंस के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां यूज़ की जा रही हैं। ये एक बड़ा सवाल आज इंडिया और भारत देश के सामने है। तो अब झारखंड पर जब हम वापस आए तो हेमंत सोरेन का ये कहना है कि ये मामला जो ईडी उनके खिलाफ लगा रही है वो एक ज़मीन कब्जा के मामले में है, जो कि भूमिहर ज़मीन है। भूमिहर ज़मीन जो झारखंड में होता है, ना उसे खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। वो उनमें आदिवासी लोग रहते हैं और उनको वो और आदिवासियों को भी वो नहीं बेच सकते हैं, और उनका पूरा जो बिक्री है या ख़रीदारी है वो कम्प्लीटली बंद है। और ये ऐसा कई सालों से वहाँ पे चल रहा है। लेकिन ईडी ने ये एलिगेशन लगाया है हेमंत सोरेन पे कि वो लैंड स्कैम में शामिल है, और उस लैंड स्कैम में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसी के सिलसिले में उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। और जैसे कि पहले ऐसा भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सदस्य हैं और जो विधायक हैं वो कह रहे थे कि ये झारखंड की सरकार को गिराने की एक साजिश है। तो उसे ध्यान में रखते हुए जब ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट करने का कहा तो उन्होंने कहा वो अरेस्ट मेमो में तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक वो अपनी
अपना इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को नहीं दे देते हैं। तो मजबूरन ईडी ऑफिशियल्स को हेमंत सोरेन को ले जाना पड़ा गवर्नर साहब के पास, जहां पे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है। और तुरंत एक दिन पहले जो विधायक दल की मीटिंग हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें चंपाई सोरेन या कल्पना सोरेन का नाम आ रहा था। तो लेकिन बाद में यह तय हो गया कि चंपाई सोरेन ही हेमंत सोरेन की जगह लेंगे। इस बीच हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भी के तहत एक एफआईआर भी फाइल किया है। और उन्होंने कि उनके खिलाफ ईडी ऑफिशियल उत्पीड़न कर रहे थे उनका। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक ये पिटिशन भी डाला था कि उनको इस तरीके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इस तरीके से अरेस्ट करना अमाननीय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और उन्होंने हेमंत सोरेन को ये कहा है कि आप झारखंड हाई कोर्ट में अपील कीजिए, और झारखंड हाई कोर्ट में आने वाले दिनों में हम ये अपील देखेंगे कि हेमंत सोरेन की कोर्ट क्या कहता है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। विपक्षी दलों का मगर ये मानना है कि इस छोटे से मैटर में ईडी का इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं था, ये एक सिविल कोर्ट का ही मामला था। लेकिन क्योंकि वो जो कांग्रेस और JMM जैसी पार्टियां ये कह रही हैं कि ईडी और CBI का मिसयूज़ हो रहा है, तो उसमें उस साजिश के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। अब चंपाई सोरेन कौन है, इसकी थोड़ी अगर बात कर ले। चंपाई सोरेन 7 बार से MLA रहे हैं। माना जाता है कि वो हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन जो उनके पिताजी हैं और उनके काफ़ी खास रहे हैं। और अभी हेमंत सोरेन की मिनिस्ट्री में वो परिवहन मंत्री थे। उससे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की मिनिस्ट्री जो होती है उसके भी मिनिस्टर रहे। और सरायकेला नामक जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से वो लगातार विधायक रहे। और वो एक बहुत ही उनको कई सारे लोग झारखंड टाइगर के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी सीनियर नेता है, लगातार JMM को एडवाइस करते आए हैं। तो एक अच्छे नेता के रूप में वो जाने जाते हैं, और अब आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो झारखंड में वही लीड करेंगे, अगर हेमंत सोरेन तब तक जेल से ना निकल पाए। तो जब से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं तब से ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी वहाँ झारखंड में सरकार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि ऐसा पहले भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सरकारें गिरती आई हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो कर्नाटका हो। लेकिन ये जो अटकलें हैं ये और ज़्यादा गर्म हो गई, क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ऐसे माहौल में हो रहा था जहाँ पर पूरा जो एकदम जो राजनीतिक टर्ब्यूलेंस होती है, जो टर्मोइल का एक मामला है, एक वातावरण था, एक एटमॉस्फेयर था। नीतीश कुमार ने कुछ ही दिन पहले महागठबंधन की सरकार छोड़कर वो फिर से NDA में शामिल हो गए, और जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कुछ ही घंटों में गवर्नर ने उनका इस्तीफ़ा लेकर उनको फिर से उनका शपथ ग्रहण करवा दिया, इस बार भाजपा के साथ। नीतीश कुमार जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला तो तुरंत एक ही दिन के अंदर हमने देखा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ रेड्स होने शुरू हो गए। और जहां बिहार में एक तरीके से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने में वो सफल हो गई, वैसे ही झारखंड में एक तरीके से ये अटकलें लगाने लग गई कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए रास्ता साफ करती है। और हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, NCP और CPIML लिबरेशन के सारे विधायक अगर मिला लें तो वो 49 MLAs होते हैं, और 49 MLAs 81 मेंबर असेंबली है, वहाँ पर वो मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं। तो इसमें ये बात भी गर्म हो रही थी कि कहीं फिर से वो विधायकों की खरीद फरोख्त तो क्यों नहीं शुरू हो जाएगी। और उसी के सिलसिले में ऐसा भी देखा गया कि करीबन 40 से अधिक MLA झारखंड छोड़कर हैदराबाद जाने की तैयारी में लग गए। हालांकि वो जा नहीं पाए, उससे पहले चंपाई सोरेन जी का शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन यही एक तरीके से डबल स्पीक दिखता है, जहां बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफ़ा देते ही कुछ ही घंटों में उनका शपथ ग्रहण हो गया, वहीं पर हेमंत सोरेन के इस्तीफ़ा देते ही
चंपाई सोरेन का जो शपथ ग्रहण है वो 24 घंटे और बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा लग गए, और उसमें ही ये अटकलों का बाजार तेज़ होता है। क्यों नहीं, मतलब जहाँ एक जगह में जहाँ गवर्नर तुरंत ही, जहाँ भाजपा की सरकार बन रही है वहाँ पे तुरंत काम होता है, और जहाँ पे जो भाजपा की सरकार नहीं बन रही है वहाँ पर गवर्नर एक अपने डिसीजन में बैठ जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आधी रात में सुबह के 5 बजे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के गवर्नर ने शपथ ग्रहण करवा दिया था, जब अजीत पवार ने उनको थोड़े दिनों के लिए उन्होंने समर्थन अपना वहाँ पर दिया था। तो सुबह के 5 बजे भी गवर्नर उठ के देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता है उनको उनकी शपथ ग्रहण करवा देते हैं वहाँ पर। हमने और साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जब एच.डी. कुमारस्वामी 2018 में जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई, तो कई दिन लग गए गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाने में, और इसी में ही बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त विधायकों का जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है उसका बाज़ार गर्म होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मतलब संवैधानिक जो ऑफिसेस है, वो एक तरीके से पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड एकदम साफ हो गया है कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो अब इम्पार्शियल नहीं रहा। अब वो एक तरीके से सत्ता पक्ष के साथ हमेशा लगातार खड़ा रहा है। गवर्नर के पोस्ट को कम और अपने आप को भाजपा के पदाधिकारी ज़्यादा मानते हैं। झारखंड के जो गवर्नर थे वो सीपी राधाकृष्णन, वो तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कोयम्बटूर से 2 बार बीजेपी एमपी भी रहे हैं। वैसे ही हर जगह हमने देखा कि किस तरीके से गवर्नर का जो पोस्ट है उसका राजनीतिकरण ऐसा हो गया है कि अब उनको अब कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि गवर्नर इम्पार्शियली एक्ट करेंगे, बिना किसी पक्ष लेते हुए। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में जो पावर्स है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, उनको ध्यान में रखकर करेंगे। वह ये जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं उससे ये जो इम्प्रेशन है, जो ये धारणा है कि गवर्नर अब बीजेपी के हो चुके हैं, हर जगह गवर्नर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, हर जगह गवर्नर अब सीधा सीधा सरकार के खिलाफ राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते हैं, और उसी में ये धारणा और ज़्यादा डीप हो जाता है और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि ये गवर्नर जो है वो अब बीजेपी के साथ ही होकर खेलेंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हेमंत सोरेन जो एक मुख्यमंत्री थे, उनकी जो गिरफ्तारी है वो एक तरीके से एक नया ट्रेंड शुरू कर सकती है। अब ये भी एक अमान्य नहीं रहा कि एक चीफ मिनिस्टर, बैठे हुए चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर अरविंद केजरीवाल जो अभी भी ईडी के घेरे में हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा ऑलरेडी जेल में हैं। बड़े बड़े जो अपोजिशन के नेता हैं वो भी जेल में हैं, और साथ में आपने देखा कि ये सारे इन विपक्षी लीडरों को अगर ईडी अपने घेरे में ले रही है, मगर जो बीजेपी के साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई या तो अपना केस बंद कर चुकी है, या तो उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनमें अब कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। आप हिमंता बिस्वा शर्मा का ले लीजिए कि उनके खिलाफ इतने सारे स्कैम्स के केसेस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अजीत पवार जब वो उनके साथ नहीं थे तो उनको वो सबसे करप्ट नेता के नाम पर अपने भाषण में उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम करने के लिए उन्होंने एलिगेशन लगाया था, मगर वो जब से बीजेपी सरकार में शामिल हुए उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और ऐसे कई सारे बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन भूपेश बघेल हुए, या अरविंद केजरीवाल हुए, या फिर रेवंत रेड्डी हुए, या फिर डी के शिव कुमार हुए और हेमंत सोरेन हुए, इनके खिलाफ ईडी और लगातार कोई ना कोई छापे मार रही है। इनके या इनके जो एसोसिएट्स हैं, अशोक गहलोत के एसोसिएट्स जो उनके मंत्री रहे महेश जोशी, उनके खिलाफ भी ईडी रेड्स कर रही है। लेकिन ऐसा कहीं सुनने में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लीडरों के खिलाफ, या जो कि पहले जिन पे करप्शन के केसेस थे उन पे कोई रेड्स पड़ रही हैं।
तो एक सिलेक्टिवनेस तो है, एक टारगेटिंग का जो ये विपक्षी नैरेटिव है कि टारगेटिंग हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो इस तरीके से सत्य इसलिए निकल के आता है क्योंकि हर बार ये जो ईडी के जो रेड्स की जो टाइमिंग होती है वो चुनावों से पहले होती है। भूपेश बघेल के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाए गए थे और उनके जो एसोसिएट्स के खिलाफ जो रेड्स हुई थी वो चुनाव से जस्ट पहले हुआ था। अभी जब 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों के खिलाफ रेड्स हो रही हैं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो विपक्ष के वहाँ पे सबसे बड़े नेता है उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो एक सिलेक्टिवनेस तो दिखती है और ये बात ऑलमोस्ट साफ है कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है वो अपने एजेंसीज को इतने भारी मात्रा में मिसयूज़ करने की कोशिश कर रही है जो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बीजेपी खुद से अगर उनको देखा जाए तो वो अनअपॉलोजेटिक है। वो इस चीज़ को अब डंके की चोट पे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम ना सिर्फ हम अपने हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे बल्कि विपक्षी दलों को भी हम एक तरीके से ख़त्म कर देंगे। और इसी की वजह से है तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों का ये भी कहना है कि क्या बीजेपी अपने पॉजिटिव एजेंडा जो कि डेवलपमेंट विकास का या राम जन्मभूमि क्या उसमें वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनको विपक्षी दलों के पीछे इस तरीके से जाना पड़ रहा है चुनावों से पहले। अब इसमें सत्य जो भी हो लेकिन ये बात है कि चुनावी बाजार गर्म है और इस तरीके से लोकतंत्र में अगर विपक्षी दलों के खिलाफ जाया इस कदर अगर टारगेटिंग होगी तो एक राजनीतिक कोलाहल का एक माहौल तैयार होता है। और इस राजनीतिक कोलाहल इस पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस को अगर हम देखें तो उससे एक फीलिंग नज़र आती है कि भाई कि हाँ ये तानाशाही की तरफ क्या भारत आगे बढ़ रहा है। और ये सवाल उठेंगे, ये सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि भाजपा ने लगातार डिस्कशंस में कभी बिलीव नहीं किया, चाहे वो अपने किसी भी डिसीजन में डिस्कशन पे बिलीव नहीं किया। पार्लियामेंट को जिस तरीके से 146 एमपी पहली बार ऐसा हुआ कि वो सस्पेंड हो गए। साथ में हमने देखा कि किस तरीके से इन्हीं के में ही पार्लियामेंट ब्रीच हुआ जहाँ पे कुछ नौजवान लोग पार्लियामेंट ब्रीच करके आ गए। वो पास जो है वो बीजेपी के नेता ने ही एमपी प्रताप सिम्हा ने दिया था मगर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है जहाँ पर और मगर ऐसा अगर देख रहे हैं कि वो जो नौजवान लोग हैं उन पे यूएपीए केसेस लगाया गया और वो कल आकर कोर्ट में ये भी कहते हैं कि जो एजेंसीज़ हैं जो पुलिस है वो उन्हें प्रेशराइज कर रही है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लो। ये वो दौर भी है जहाँ पर महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी जैसे एमपीज़ हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ऐसे लगातार एक तरफा हमेशा एक्शन पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला। तो ये बात जो बीजेपी जो डंके की चोट पे ये जो तानाशाही वाला जो रवैया है वो लगातार दिखा रही है और उनको इसमें अनअपॉलोजेटिक तरीके से दिखा रही है। और इसमें जो विपक्षी का जो नारा है और वो अपना जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से ये कोर्ट केसेस और इस तरीके के अटैक को झेलने में लग गई है। और उनको धीरे धीरे ऐसा एक माहौल बन गया है जहाँ पे वो इन्हीं सब केसेस में और इस पे उलझे रहे और उनका जो अपना कैंपेन है उसमें धीरे कम से कम वो काम कर पा रहे हैं। फिलहाल हेमंत सोरेन जेल तो चले गए मगर अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष लगातार जो ये भाजपा की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ उनके खिलाफ जो टारगेटिंग हो रही है और जो अटैक्स हो रहे हैं उनको कैसे झेल पाते हैं, क्योंकि क्या वो एक ऐसा नैरेटिव आगे ले जा पाएंगे कि जिसमें ये बातें वो लोगों तक भी पहुंचा पाए। लेकिन ये बात तय है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, जो संवैधानिक ऑफिसेस हैं, वहाँ पे अब एक तरफा जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे वो पुलिस हो, वो लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जहाँ पर वो न्यूट्रल नहीं बल्कि भाजपा का साथ देते हुए दिख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।